हेलो एवरीवन, मैं हूं अभिनव और आज हम जिस ट्रू क्राइम की बात करेंगे वो सुनने में किसी फैंटेसी स्टोरी जैसा लगता है, बट बिलीव मी इट्स नॉट। क्योंकि पुलिस ने भी जब इस केस के बारे में पहली बार सुना था तो उनको भी ये किसी बी ग्रेड मूवी की सी ग्रेड स्क्रिप्ट की तरह लगी थी। लेकिन जैसे जैसे प्रूफ सामने आते गए तो पुलिस, मीडिया और उनके साथ साथ जिसने भी ये केस के बारे में सुना वो सारे लोग शॉक में चले गए। तो ऐसा क्या था इस केस? किसी भी बच्चे की लाइफ में उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होती है उसकी अपब्रिंगिंग, परवरिश, जो कि मेनली उसके माँ बाप से ही आती है। किसी भी बच्चे की जो शुरुआती ईयर्स होते हैं लाइफ, उसके पेरेंट्स उसके साथ जैसा बिहेव करते हैं, उसको जैसा सिखाते हैं, बच्चा बड़ा होकर वैसा ही बनता है। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है पेरेंट्स की गाइडेंस, क्योंकि विदाउट प्रॉपर गाइडेंस बच्चा किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है और वो अपने बच्चों को भी आगे वही पास ऑन करेगा जो आपने उसे दिया है या सिखाया है। एंड दिस केस इज़ अ प्रूफ टू इट। योसेफ फ्रित्ज़ल, आप चाहें तो उसे जोसेफ भी बुला सकते हैं। सिंस ही वॉज एन ऑस्ट्रियन, मैं उसे योसेफ ही बुलाऊंगा पूरी वीडियो में। योसेफ का जन्म 9 अप्रैल 1935 ऑस्ट्रिया के एक शहर एम्स्टर्डम में हुआ था और उसके फादर की डेथ तभी हो गई थी जब वो सिर्फ 4 साल का था। इसी वजह से उसकी लाइफ में कोई मेल अथॉरिटेटिव फिगर नहीं था जो उसे लाइफ में कभी गाइड कर सके। एंड दिस वॉज द ओनली रीज़न कि घर का सारा पावर कंट्रोल उसकी माँ मरिया के हाथ में चला गया था, जो कि मेंटली अनस्टेबल थी और वो कभी भी, आई रिपीट, कभी भी योसेफ को अपने से दूर नहीं जाने देती थी। आपको सुन के ऐसा लग रहा होगा कि शी वॉज वेरी नाइस और गुड मदर, बट द ट्रुथ वॉज एग्जैक्टली ऑपोजिट। कुछ साइकोलॉजिस्ट और कोर्ट रिपोर्ट्स की माने तो मरिया वॉज एक्सट्रीमली कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग एंड इवन ऑप्रेसिव एट टाइम्स। वो योसेफ को बहुत मारती थी और ये बात सारे नेबरहुड और सोसाइटीज़ में फैल गई थी। एंड दिस वॉज द टाइम ऑफ वर्ल्ड वॉर 2। और जब सोल्जर्स को ये पता चला कि मरिया अपने बेटे के साथ कैसे बिहेव करी, उसके साथ क्या क्या करती है, तो उन्होंने मरिया को कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में भेज दिया था एंड योसेफ वॉज सेंट टू ऑर्फनेज। अब आपको सुन के लग रहा होगा कि ऑर्फनेज में योसेफ की हालत सुधर जाएगी, बट लेट मी टेल यू वन थिंग, यू आर वेरी रॉन्ग। क्योंकि ऑर्फनेज में भी योसेफ बुली होता रहा। उसे एक मेल स्टाफ ने लगातार 3 साल तक टॉर्चर एंड असॉल्ट किया था। सो द सिचुएशन टर्न्स आउट टू बी वर्स फॉर योसेफ। उसे ऑर्फनेज में बताया गया था कि उसकी माँ मर चुकी है, बट शी सर्वाइव द कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स एंड वो वहाँ से नए नए टॉर्चर करने के तरीके सीख के आई थी, जो कि उसने सारे बाहर आके योसेफ पे अपनाए थे। बीइंग इन सच अ टॉक्सिक एंड इमोशनलेस रिलेशनशिप, योसेफ को ये बात बहुत पहले ही समझ आ गई थी कि लव एंड कंट्रोल वर द सेम थिंग एंड टू हिम ऑपरेशन वॉज नॉर्मल। जैसे जैसे योसेफ बड़ा हो रहा था, ये सारी बातें उसके बिहेवियर में नज़र आने लगी थी। वो स्कूल में लड़कियों को छेड़ता, नेबरहुड के बाथ हाउसेस में जाकर नहाती हुई लड़कियों को देखता और कभी कभी लड़कियों के बाथरूम में छिप जाया करता था। इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस, रिपोर्ट्स क्लेम कि ही वॉज अ वेरी गुड स्टूडेंट इन स्कूल एंड लेटर ही डिड हिज टेक्निकल ट्रेनिंग इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और उसके बाद उसकी जॉब वोस्टैल्पेन नाम की एक कंपनी में भी लग गई थी। 1950s के ऑस्ट्रिया में टेक्निकल ट्रेनिंग बहुत बड़ी बात हुआ करती। नाउ ही वॉज अर्निंग गुड एंड अब उसके पास एक स्टेबल जॉब भी थी। और फिर 1956 में योसेफ ने रोज़मेरी से शादी कर ली थी और उनके 3 लड़के और 4 लड़कियां हुई थीं, 7 बच्चे और 2 वो, टोटल 9 लोगों की फैमिली। जो रोज़मेरी थी वो बहुत ही ज़्यादा शांत स्वभाव की थी, सबमिसिव थी, ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बात ना करना, कम बोलना, वैसी थी वो। एंड ऑन द अदर हैंड योसेफ वॉज एग्जैक्टली ऑपोजिट। He was controlling, possessive and manipulative and he was totally corrupt. So Joseph और Rosemary were like 2 puzzle pieces fitting together. जैसे जैसे साल बीते, योसेफ रोज़मेरी को जैसा करने बोलता वो वैसा ही करती, इतनी ज़्यादा सबमिसिव हो गई थी। योसेफ और रोज़मेरी के 7 बच्चों में से सबसे बड़ी थी एलिजाबेथ फ्रित्ज़ल, जिसका जन्म 6 अप्रैल 1966 में हुआ था और उसने 17 साल की उम्र में अपनी सारी कंपलसरी एजुकेशन खत्म कर ली थी और उसने अब एक वेट्रेस का कोर्स भी ज्वाइन किया था। इस समय नेबर्स और सोसाइटी की नज़रों में फ्रित्ज़ल फैमिली एक आइडियल फैमिली की इमेज रखती थी। वो सारे साथ में रहते थे, साथ में वेकेशंस पे जाते, सारे फेस्टिवल साथ में सेलिब्रेट करते थे, सब एक दूसरे को प्यार करते थे। बट अब जो होने वाला था वो किसी ने सोचा भी नहीं था। 9 लोगों की फैमिली थी एंड बच्चे बड़े हो रहे थे और उनके लिए घर छोटा। तो योसेफ ने एक नया घर ले लिया था
जो कि एक छोटा सा होटल या गेस्ट हाउस था और उसमें काफी सारे कमरे थे। उसको घर जैसा फील देने के लिए यूसुफ ने उसका रेनोवेशन कराया और घर के नीचे एक सेलर था। उस सेलर को अपना वर्किंग स्पेस बनाने के लिए उसने एक परमिट भी ले लिया, लेकिन उस बेसमेंट के गेट के आसपास भी कोई भी अलाउड नहीं था, नॉट इवन हिज वाइफ। और उस सेलर को उसने पूरी तरह डिजाइन, कंस्ट्रक्ट एंड रेनोवेट भी खुद किया था। और वहीं एलिजाबेथ सबकी बहुत ज्यादा फेवरेट थी। शी वॉज एवरीवन्स फेवरेट। क्योंकि वो सबसे बड़ी थी तो वो छोटे भाई बहनों की काम में हेल्प कर दिया करती थी। 9 लोगों की फैमिली थी तो काम भी ज्यादा हो जाता था, तो घर के कामों में मम्मी की भी हेल्प कर दिया करती थी। एवरीवन लव्ड हर, बट Joseph's love wasn't love, it was obsession. Yes, he was obsessed with her. रिपोर्ट्स बताती हैं कि जब एलिजाबेथ छोटी थी तो योसेफ उसके कमरे में घुस जाता था, उसे बहला फुसला के सेक्सुअल फेवर्स मांगता था और वो उसे अपने साथ बाहर घुमाने भी ले जाता था। एंड इतना ही नहीं, उसके कोई दोस्त भी नहीं थे। एलिजाबेथ के किसी भी लड़के को दोस्त बनने ही नहीं देता था वो। एंड दिस सेक्सुअल अब्यूज स्टार्टेड व्हेन एलिजाबेथ वाज ओनली 11 years old. एलिजाबेथ इससे बहुत ज्यादा कंसर्व हो गई थी, बाहरी दुनिया से एकदम कट ऑफ ही हो गई। वो इस चंगुल से बाहर निकलना चाहती। सो शी रैन अवे फ्रॉम होम इन 1980 और वो वियना में एक दोस्त के साथ छुपी हुई थी। बट पुलिस ने उसे 3 हफ्ते में ही ढूंढ लिया और फिर उसे वापस उसके पेरेंट्स के पास छोड़ा। हर मदर कन्फ्रंटेड हर एंड शी रीजॉइंड हर वेट्रेसेस कोर्स व्हिच शी फिनिश्ड इन मिड 1984 और अब उसकी लिंज में एक जॉब भी लग गई थी। लेकिन अब योसेफ के मन में एक डर आ गया था कि कहीं एलिजाबेथ वापस न भाग जाए। और अब वो दिन आ गया था जिस दिन एलिजाबेथ की जिंदगी पूरी तरह बदल जाने वाली थी। 28 अगस्त 1984 योसेफ ने एलिजाबेथ से हेल्प मांगी कि उसे उसकी मदद चाहिए एक दरवाजे को नीचे बेसमेंट तक पहुंचाने में। घर में लड़के होने के बावजूद भी योसेफ ने एलिजाबेथ की मदद मांगी। एंड दिस डोर वाज द लास्ट थिंग व्हिच ही नीडेड टू सील द सेलर। और जब तक एलिजाबेथ दरवाजे को लगा रही थी, योसेफ ने एक टॉवेल या हैंकी ईथर से भरा हुआ उसके मुंह पर रखा और वो तब तक नहीं हटाया जब तक एलिजाबेथ बेहोश ना हो जाए। ईथर इज अ कंपाउंड समवॉट लाइक क्लोरोफॉर्म। और फिर योसेफ ने एलिजाबेथ को सेलर में शिफ्ट कर दिया। और जब एलिजाबेथ की आंखें खुली तब उसे समझ आया कि उसके डैड योसेफ कोई वर्किंग स्पेस नहीं बल्कि एक प्रिजन चेंबर बना रहे थे। इस प्रिजन चेंबर तक पहुंचने के लिए आपको 8 दरवाजे क्रॉस करने पड़ते थे जो कि सारे बेसमेंट के रूम्स को इंटरकनेक्ट करते थे। और फिर जब लास्ट रूम था उसमें एक बुक शेल्फ था, उसको जब आप साइड हटाओगे तब उसके पीछे था सेलर डोर और वो सेलर डोर भी लॉक था एक इलेक्ट्रॉनिक कोड जो कि सिर्फ योसेफ को ही पता था। उस प्रिजन चेंबर में कहीं से भी कोई वेंटिलेशन का सोर्स नहीं था और रूम्स काफी छोटे थे जिनकी मैक्सिमम हाइट 6 फीट तक की थी। छोटे होने के बावजूद भी वहां पर कई सारे रूम्स, 2 स्लीपिंग एरिया, एक किचन, एक बाथरूम एंड अ स्टोरेज यूनिट। उस स्टोरेज यूनिट को योसेफ खाना स्टोर करने के लिए यूज करता था। एलिजाबेथ के गायब होने पर रोजमेरी ने एक मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई थी और पुलिस ने उसे ढूंढना भी शुरू कर दिया था। लेकिन लगभग 1 महीने बाद योसेफ ने पुलिस और रोजमेरी को एक लेटर दिखाया जिस पर ब्राउनाउ का पोस्टमार्क लगा हुआ था। इसमें लिखा था वो अपने परिवार से तंग आ गई है और वो अपने दोस्त के साथ रह रही है और उसे ढूंढने की कोई कोशिश मत करे वरना वो देश छोड़कर बाहर भाग जाएगी। योसेफ ने रोजमेरी और पुलिस को बताया कि एलिजाबेथ ने कोई कल्ट ज्वाइन कर लिया, व्हिच वाज वेरी कॉमन एट दैट टाइम। और उस लेटर के बाद पुलिस ने और रोजमेरी ने उस पर विश्वास भी कर लिया एंड दे स्टॉप लुकिंग फॉर एलिजाबेथ एंड 1984 में ये केस वहीं क्लोज कर दिया गया था। एलिजाबेथ को लगता था कि शायद योसेफ उसे किसी बात की पनिशमेंट दे रहा है कि उसे कुछ दिन वहां रखेगा और बाहर निकाल लेगा, बट ये सब कुछ 24 साल चलने वाला। 24 साल वो अपने ही घर के नीचे बंद थी और केस बंद हो जाने के बाद योसेफ ऑलमोस्ट एवरी डे उससे मिलने जाता था। हफ्ते में 3 से 4 दिन वो वहाँ खाना और पानी लाकर स्टोर कर देता था। और यहाँ नीचे योसेफ ऑलमोस्ट हर दिन एलिजाबेथ को सेक्सुअली असॉल्ट एंड अब्यूज करता था। He repeatedly raped Elizabeth. I repeat, he raped his own daughter repeatedly over the span of 24 years. एलिजाबेथ कुछ नहीं कर सकती थी और ना वो किसी को कांटेक्ट ही कर सकती थी, ना वो चिल्ला ही सकती, क्योंकि योसेफ ने ये चेंबर साउंड प्रूफ बनाया था। He was raping her almost every day, so she got pregnant and started having kids. 24 साल में योसेफ और एलिजाबेथ के 7 बच्चे हुए, जिनमें से उनका पहला बच्चा माइकल पैदा होते ही मर गया। और योसेफ एलिजाबेथ के आखिरी के 3 बच्चों को, लीसा, मोनिका और अलेक्जेंडर को अपने साथ ऊपर ले आया था। और जब रोजमेरी ने इन बच्चों के बारे में पूछा, योसेफ ने बताया कि ये बच्चे एलिजाबेथ के हैं और ये सब बच्चे उसे अपने ही डोर स्टेप पर मिले, जो कि उसने अडॉप्ट कर लिए। योसेफ एलिजाबेथ से इन सब चीजों के लिए पहले ही लेटर्स लिखवा लिया करता था ताकि किसी को ज्यादा शक भी ना हो। और ये बच्चे योसेफ एक साथ ऊपर नहीं लाया था, बट इन द स्पैन ऑफ सम इयर्स, क्योंकि अगर एक साथ लाता तो उस पर किसी का भी शक जा सकता था। एंड नाउ 3 बच्चे जमीन के नीचे भी बड़े हो रहे थे और जगह कम, तो उसने इस सेलर की एनलार्जमेंट की सोची और इस एनलार्जमेंट के लिए भी उसने एलिजाबेथ और उसके बच्चों का ही यूज किया। उन्हें अपने बेयर हैंड से जगह खोदनी पड़ी। उसने ये जगह फूड स्टोरेज के लिए यूज, ताकि अगर वो 10-15 दिन के लिए कहीं बाहर चला जाए तो एलिजाबेथ और उसके बच्चे आराम से रह सके। आराम बोल रहा हूँ,
बिना भूख से मरे रह सके। ऐसी ट्रिप्स पर यूसुफ ज्यादा रहता था। अपने ही बेसमेंट में वो पहले से ही अपनी बेटी का तो रेप कर ही रहा था, पर इन अलग अलग ट्रिप पर वो काफी अलग अलग औरतों को साथ ले जाया करता था। और अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि अगर वो जगह खोद ही रहे थे तो अपने बाहर जाने का रास्ता क्यों नहीं खोद लिया? सो द आंसर इज क्योंकि यूसुफ ने उनको धमका रखा कि अगर किसी ने भी भागने की कोशिश की तो वो इस जगह को गैस से भर देगा और वो सारे सफोकेशन से मर जाएंगे। बट इन रियलिटी देयर वाज नो गैस पाइपलाइन इन द सेलर। इंस्टेड उसने क्या किया कि यहाँ पर वो टीवी, रेडियो और वीडियो कैसेट प्लेयर लगा दिया ताकि वो एंटरटेन होते रहे और बाहर जाने का ख्याल भी उनके दिमाग में ना आए। एलिजाबेथ यूसुफ से कई चीजें मंगाती रहती थी। जब भी वो उस पर सेक्सुअल असॉल्ट करने आता था, वो अपने बच्चों के लिए बुक्स, पेंसिल्स, नोटबुक्स मंगाती थी ताकि वो अपने बच्चों को पढ़ा पाए। जब भी कोई बच्चा बीमार पड़ता तो यूसुफ बिना सेक्सुअल फेवर्स के उनके लिए दवाई भी नहीं लाता था। इतने 24 सालों में उसके घर में कई लोग आए, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स और सोशल वर्कर्स, क्योंकि अब वो 3 बच्चों के फॉस्टर पेरेंट्स थे और इनफैक्ट उनके जो नीचे वाले 3 कमरे थे वो हमेशा रेंट पे ही रहते थे। तो कभी भी 24 साल में किसी को भी कोई आवाज ही नहीं आई। लेकिन हाँ, एक किराएदार ऐसा था जिसको नीचे से खोदने की आवाज आती थी, ऐसा उसने यूसुफ को बताया। तो यूसुफ ने ये एक्सप्लेन करते हुए कहा कि नीचे जो वाटर पाइपलाइन है वो रस्ट हो गई और वो लीकिंग की वजह से ऐसी आवाजें आती। और फिर कुछ दिनों के बाद ही उसने उस किराएदार को बाहर निकाल दिया था। लोगों की आंखों में यूसुफ की इमेज एक फैमिली मैन की थी, एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन की। बट जल्दी ही लोगों की आंखों से ये पर्दा भी हटने वाला था। 19 अप्रैल 2008 एलिजाबेथ और यूसुफ की एल्डेस्ट बेटी, जिसका नाम क्रिस्टिन था और वो 19 साल की थी, वो अचानक से बहुत ज्यादा ही बीमार पड़ जाती है। इतनी ज्यादा कि वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ती है और फिर एलिजाबेथ यूसुफ से प्लीड करती है कि इसे मेडिकल अटेंशन की जरूरत है, इसे प्लीज हॉस्पिटल ले जाइए। एंड सरप्राइजिंगली यूसुफ मान भी जाता है। तो एलिजाबेथ ने क्रिस्टिन को यूसुफ की मदद से उठाया और वो इतने सालों में पहली बार सेलर से बाहर आई। और जब वो बेसमेंट से बाहर आने लगी तो उसे यूसुफ ने रोका और वापस जाने के लिए फोर्स किया, वरना वो क्रिस्टिन को यहीं पर छोड़ देगा। तो फिर एलिजाबेथ वापस सेलर में चली गई जहां पर वो एक आखिरी हफ्ते के लिए रही। यूसुफ क्रिस्टिन को लैंडस क्लिनिकम एम्स्टर्डम हॉस्पिटल में ले गया एक एम्बुलेंस में। और वहां पहुंचकर डॉक्टर ने जब क्रिस्टिन को देखा तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि शी वॉज एज वाइट एज स्नो और उसमें सीवियर डिफिशियंसी पाई गई विटामिन डी की, क्योंकि 19 साल की उम्र में उसने एक बार भी सूरज या सनलाइट नहीं देखी। और इधर डॉक्टर्स ने बताया कि क्रिस्टिन को लाइफ थ्रेटनिंग किडनी फेलियर डिजीज है और अगर उसे बचाना है तो उसकी बायोलॉजिकल हिस्ट्री जाननी होगी और उसके माँ बाप कौन है ये भी जानना हो। तो फिर डॉक्टर्स ने सेम सवाल यूसुफ से किया और यूसुफ ने फिर वही घिसी पिटी कहानी बताना शुरू कर दिया कि जब उसकी बेटी एलिजाबेथ 18 साल की थी तो वो घर छोड़कर किसी कल्ट को ज्वाइन करने के लिए भाग गई थी और वो फिर टाइम टू टाइम अपने बच्चों को मेरे डोर स्टेप पे छोड़ जाती थी और अब वो क्रिस्टिन को छोड़ गई है। लेकिन डॉक्टर्स के हाथ में रिपोर्ट्स थी और ये रिपोर्ट जो यूसुफ ने स्टोरी बताई थी उससे मैच नहीं हो रही थी। तो उन्होंने ये बात पुलिस से शेयर की और पुलिस ने मीडिया की हेल्प लेते हुए पूरे कंट्री में ब्रॉडकास्ट किया कि क्रिस्टिन की माँ जहाँ कहीं भी हो वो हॉस्पिटल आ जाए और एल्स शी विल नॉट सर्वाइव। इसी के साथ एलिजाबेथ डिसअपीयरेंस केस को रीओपन किया गया और पुलिस ने मैनफ्रेड वुल्फर्ड, एक चर्च ऑफिसर और एक एक्सपर्ट ऑन कल्ट को कांटेक्ट किया उस कल्ट के बारे में जानने के लिए जिसे एलिजाबेथ ने ज्वाइन किया था। पर जोसेफ ने जिस तरह का कल्ट बताया था वैसा कल्ट कोई एग्जिस्ट करता ही नहीं था। और उस ऑफिसर ने ये भी बताया कि ये जो लेटर्स हैं ये भी डिक्टेटेड लग रहे हैं, ना कि खुद लिखे हुए। इससे पुलिस का शक यूसुफ पर और ज्यादा बढ़ गया और इधर ये न्यूज बहुत तेजी से फैल रही थी। और जो टीवी यूसुफ ने सेलर में लगाया था उसमें एलिजाबेथ ने ये न्यूज देख ली और फिर यूसुफ से प्लीड करने लगी और लिटरली भीख मांगने लगी कि मुझे मेरी बेटी से मिलने ले चलो, नहीं तो वो बच नहीं पाएगी। मिरेकलसली यूसुफ मान गया, बट ऑन वन कंडीशन कि उसने जो स्टोरी सबको बताई है एलिजाबेथ भी वही स्टोरी बताई। एलिजाबेथ भी मान गई। तो ऑन 26 अप्रैल 2008 आफ्टर 24 years he released her with her 2 sons स्टीफन एंड फेलिक्स। जब एलिजाबेथ और यूसुफ हॉस्पिटल पहुंचे तो डॉक्टर्स ने तुरंत पुलिस को बताया और पुलिस ने तुरंत उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया। एलिजाबेथ को इसलिए अरेस्ट किया गया था क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उसने अपने बच्चों को अबैंडन किया है। और जब उनसे क्वेश्चनिंग हुई तो एलिजाबेथ ने पहले तो कुछ नहीं बोला, लेकिन पुलिस के फोर्स करने पर एलिजाबेथ ने ये बोला कि मैं आपको सब कुछ सच सच बताऊंगी, लेकिन मुझे ये अश्योरेंस चाहिए कि मुझे दोबारा यूसुफ को नहीं देखना पड़ेगा। जब पुलिस ने ये प्रॉमिस किया तब उसके बाद एलिजाबेथ ने अगले 2-3 घंटे में अपने 24 साल की पूरी कहानी सुनाई कि कैसे उसके सो कॉल्ड बाप यूसुफ ने 11 साल की उम्र से उसके साथ जबरदस्ती करना शुरू कर दिया गया, कैसे उसने वो लेटर्स लिखवाए और कैसे जब वो सेटिस्फाई नहीं होता था तो वो उसे जबरदस्ती पॉर्न दिखाता और उन्हें एक्ट करने को कहता। और 24 साल तक कैसे उसने हर रोज उसका रेप किया, वो भी उसके बच्चों के सामने, जिससे वो इमोशनली और मेंटली कभी उभर भी नहीं पाएंगे। On 26 April 2008, 73 years old Joseph Fritzl
was finally arrested under the charges incest, rape, enslavement, murder by negligence and many more. And later he was sentenced to life imprisonment for such a heinous crime. On 29th April 2008 DNA रिपोर्ट्स ने कंफर्म किया कि वो तीनों बच्चे योसेफ के ही थे. So Joseph was father and grandfather of all the children of Elizabeth. पुलिस का ये मानना था कि योसेफ अपनी स्टोरी को ऐसा दिखाना चाहता था, उसने ये सब अपनी बेटी के साथ इसलिए किया ताकि उसे वो कल्ट से बाहर निकाल पाए. तो इनडायरेक्टली उसने ये सब करके अपनी बेटी को बचाया है और ऐसा करके वो लोगों की आंखों के सामने अच्छा बनना चाहता था. बट रियलिटी वाज समथिंग एल्स. अब वो ऑस्ट्रिया के किसी प्रिजन में अपनी सजा काट, बट ही इज स्टिल इन डिनायल कि उसने कभी कुछ गलत किया है. एलिजाबेथ एंड द रेस्ट ऑफ द फैमिली इज नाउ लिविंग विद अ न्यू आइडेंटिटी समवेयर इन ऑस्ट्रिया. योसेफ ने जो कुछ भी किया उसमें कहीं ना कहीं हाथ उसके जो बचपन में एक्सपीरियंस हुए उसके साथ उसका भी है. इसका ये मतलब नहीं कि उसने जो कुछ भी किया है वो सही है, बट द रूट ऑफ ऑल दिस इज देयर. अब मैं तुमसे 2 सवाल पूछना चाहूंगा. पहला कि रोजमेरी ने ज्यादा सवाल क्यों नहीं किए जब वो एलिजाबेथ के बच्चों को लाया था? क्या ये अंधा भरोसा था या फिर डर? और दूसरा ये कि अगर क्रिस्टिन बीमार कभी पड़ती ही नहीं तो क्या ये स्टोरी हमारे सामने आती? प्लीज शेयर योर ओपिनियंस डाउन बिलो इन द कमेंट. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.